दोस्तों, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है, और ये सही भी है। मगर जब आपको पता हो कि आपको अपना पैसा कहाँ, कब और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट में लगभग हर दूसरा व्यक्ति अपना पैसा लगाकर उस पे अच्छे से अच्छे रिटर्न कमाना चाहता है, मगर उसे ये नहीं पता होता कि वो इसे कहाँ इन्वेस्ट करे। इसलिए ज्यादातर लोग या तो अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, या कोई इंश्योरेंस कर देते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा एफडी कर देते हैं। अगर आप इनमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ये आपको ज्यादा से ज्यादा 7 से 8% का ही रिटर्न देगा, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो सिर्फ इसलिए अमीर हैं क्योंकि उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न लेने का तरीका आता है, और फाइनेंस के लैंग्वेज में इस तरीके को कंपाउंडिंग ऑफ मनी कहते हैं। कंपाउंडिंग से शायद आपको अपने बचपन में पढ़ा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट याद आ रहा होगा। बस दोस्तों, ये समझ लीजिए ये भी कुछ इसी तरह का है। तो आइए दोस्तों, इसे एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। बेंगलुरु में एक विजय नाम का व्यक्ति रहा करता था। विजय के 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम था हर्ष और दूसरे का नाम देव था। वो अपने दोनों बेटों को नियमित रूप से हर मंथ 100 रुपए की पॉकेट मनी दिया करता था। हर्ष अपनी पॉकेट मनी बड़े ही संभाल के खर्च किया करता था, और उसमें से कुछ पैसे बचाकर अपने पिगी बैंक में भी डाल दिया करता था। लेकिन वही दूसरी ओर देव अपनी पॉकेट मनी बिना सोचे समझे फालतू की चीजों पर ही खर्च कर देता था। ये सब देखते हुए उनके पिता विजय ने ये डिसाइड किया कि वो अपने दोनों बेटों को मनी का सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना और यूज करना सिखाएंगे। विजय ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, आज से मैं तुम दोनों की पॉकेट मनी बढ़ा रहा हूँ, वो भी पूरे 1 साल के लिए। मगर मेरी एक शर्त है कि इस पॉकेट मनी को तुम केवल 2 ही तरीकों से ले पाओगे। पहला तरीका है तुम मुझसे हर मंथ 1000 रुपए ले जाओ, और वहीं दूसरा तरीका है कि तुम पहले मंथ मुझसे 10 रुपए लो, और उसके अगले मंथ 20 और उसके अगले मंथ 40, यानी कि मैं हर मंथ 1 साल तक उस अमाउंट को डबल करके देता जाऊंगा। हर्ष और देव दोनों अपने पापा की शर्त को मान गए। दोनों भाइयों में हर्ष थोड़ा सा समझदार था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो दूसरे वाले तरीके से ही पॉकेट मनी लेगा, यानी कि पहले महीने 10 रुपए और उसके आगे वाले महीनों में अमाउंट को डबल करते हुए। वहीं दूसरी तरफ देव के मन में थोड़ा सा लालच था। उसे लगा कि कहाँ 10-20 रुपए और कहाँ सीधा 1000 रुपए की पॉकेट मनी, जिससे वो जी भर के अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर पाएगा। उसने अपने पापा से कहा कि मुझे पर मंथ 1000 रुपए वाले तरीके से ही पॉकेट मनी चाहिए। विजय अपने दोनों बेटों की बातों से सहमत हो गए। उन्होंने पहले महीने हर्ष को 10 रुपए दिए तो वहीं देव को 1000 रुपए दिए। दूसरे महीने हर्ष को 20 रुपए दिए तो देव को वहीं 1000 रुपए का सेम अमाउंट। ऐसे करके उन्होंने अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी देना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग के 6th मंथ हर्ष के लिए बड़े ही अनहैप्पी थे, क्योंकि इन 6 मंथ्स में देव को जहां 6000 रुपए मिल चुके थे, तो वहीं हर्ष के पास सिर्फ 320 रुपए ही आए थे। पर हर्ष कंपाउंडिंग को बहुत ही अच्छे से समझता था, और उसने 1 साल के पूरा होने का वेट किया। अब साल के एंड तक आते आते देव के पास टोटल 12,000 रुपए हो गए थे, तो वहीं हर्ष के पास उसकी पॉकेट मनी का अमाउंट लगातार बढ़ते हुए 20,480 रुपए हो चुका था। हर्ष की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। 12वें महीने में भी देव को हर महीने की तरह 1000 रुपए ही मिले थे, लेकिन हर्ष को उस महीने 20,480 रुपए मिले, जो देव से 19,000 रुपए ज्यादा थे। क्या आप सोच सकते हो कि एक 10 रुपए का छोटा सा अमाउंट मात्र 1 साल में 20,000 तक पहुंच गया। और दोस्तों, मान लीजिए अगर यहाँ 1 साल की जगह 3 साल का समय होता तो ये अमाउंट आपको बिलियंस में भी देखने को मिलता। और इसे ही कहते हैं द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एक 10 रुपए का अमाउंट कब इतने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया, आपको पता भी नहीं चला। कंपाउंडिंग के थ्रू कुछ ऐसा ही होता है। देव की तरह ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि कंपाउंडिंग से कितना ही इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में तो कुछ और ही होता है। जब भी कोई पर्सन कंपाउंडिंग के थ्रू इन्वेस्ट करता है तो स्टार्टिंग के ईयर्स में उसकी ग्रोथ ना के बराबर ही दिखाई देती है, और लोग डीमोटिवेट होने लगते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को इसी पॉइंट पर स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन लंबे समय तक रुकता है तो उसकी ये इन्वेस्टमेंट इतने बड़े रिटर्न देती है कि विश्वास करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो कंपाउंडिंग को दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा कहा है। तो आइए दोस्तों, अब कंपाउंडिंग को इन्वेस्टमेंट मार्केट से रिलेटेड समझते हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू। ये कहानी है 3 दोस्तों की, गगन, पवन, अमित, जिन्होंने अभी फिलहाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और अपनी जॉब की शुरुआत की है। तीनों की उम्र लगभग 21 या 22 साल की है।
इनकम शुरू होने के बाद गगन, पवन और अमित तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो अपने इनकम में से 10-10 हजार रुपए महीने के इन्वेस्ट करेंगे। गगन का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही एवरेज है। उसके पापा बहुत ही ट्रेडिशनल और टिपिकल माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने बेटों को बोल रखा है कि शेयर और स्टॉक मार्केट के झमेले से हमेशा दूर रहें और चुपचाप अपने 10 हजार रुपए FD में इन्वेस्ट कर दे। वहीं दूसरी ओर गगन की मम्मी उसे सलाह देती है कि गोल्ड की कीमत कभी भी कम नहीं होती, तो बेटा तू अपना पैसा गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर दे। गगन अपने मम्मी और पापा दोनों की ही बात सुनता है और दोनों को खुश करने के लिए 10 हजार में से 5 हजार रुपए की एक FD कर देता है और बचे हुए 5 हजार को गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है। दूसरी तरफ पवन एक मॉडर्न एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, जहां उसे लाइफ के अदर फील्ड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की फील्ड में भी फुल फ्रीडम मिली हुई है। वो इन्वेस्टमेंट मार्केट के संबंध में जगह जगह से रिसर्च करता है और कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह लेता है और एंड में अपने 10 हजार रुपए में से 5 हजार रुपए डेट फंड में इन्वेस्ट कर देता है और बचे हुए 5 हजार रुपए SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। तीसरा दोस्त है अमित, जो कि कॉलेज के टाइम से ही रिच पीपल और री इन्वेस्ट मार्केट में काफी इंटरेस्ट रखता है। वो स्टार्टिंग से ही वॉरेन बफेट और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की बुक और थॉट्स को स्टडी करता हुआ आया है। उसे मार्केट की बहुत अच्छी समझ है, इसीलिए वो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत ही अच्छे से समझता है। अमित ने डिसाइड किया है कि वो अपने 10 हजार रुपए के पूरे अमाउंट को स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और साथ ही उसने डिसाइड किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय मार्केट में रिसर्च करने में देगा। अब बारी आती है तीनों के कंपैरिजन की। तो अब से 30 साल बाद जब तीनों की उम्र 50 प्लस हो गई और तीनों के ही 10 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट को 30 साल पूरे हो गए और 10 हजार रुपए के हिसाब से तीनों दोस्तों ने इन 30 सालों में टोटल 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब सबसे पहले बात करते हैं गगन की। गगन ने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% FD में इन्वेस्ट किया था, यानी कि 18 लाख रुपए, जो 30 साल बाद 7% रेट के हिसाब से बढ़कर 61 लाख रुपए हो गए। वहीं उसका बचा हुआ 50% गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, जो कि 8% के हिसाब से आज 18 लाख से बढ़कर 74 लाख रुपए हो गए। क्योंकि भारत में पिछले 30 से 40 सालों में गोल्ड ने लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न इतना ही दिया है। अब 30 साल बाद गगन का टोटल पोर्टफोलियो 61 लाख प्लस 74 लाख करके हो रहा है 1 करोड़ 35 लाख का। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इतने सालों में महंगाई भी बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से पैसों की वैल्यू में भी लगातार कमी होती रही। हिस्टोरिकली रूप से महंगाई का एक एवरेज रेट लेके चलें तो वो ज्यादातर 7.5% रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो करंट टाइम में गगन के पोर्टफोलियो की वैल्यू महंगाई से एडजस्ट करने के बाद मात्र 36 लाख रुपए ही रह जाती है। यानी कि इन 30 सालों में गगन ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, लास्ट में उसे रिटर्न के रूप में उतना ही पैसा मिला। इतने सालों के बाद भी उसे इस इन्वेस्टमेंट से कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। यही कारण है कि इंडिया में इतने सालों तक FD और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बाद भी लोग मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही बने रहते हैं। वो चाहते हुए भी इन तरीकों से कभी अमीर नहीं बन पाते। सालों की मेहनत और सेविंग के बाद भी वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और इसका एकमात्र कारण है इन्वेस्टमेंट का तरीका गलत होना। चलिए अब बात करते हैं पवन की, जिसने अपना 50% अमाउंट डेट फंड में इन्वेस्ट किया था और बचा हुआ 50% SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। 30 साल बाद डेट फंड वाले इन्वेस्टमेंट से उसे रिटर्न के रूप में 61 लाख रुपए मिले, जबकि उसके दूसरे इन्वेस्टमेंट से जिसमें उसने 5-5 हजार रुपए करके SIP में इन्वेस्ट किया था, वो 14% के साथ 30 साल बाद उसे रिटर्न के रूप में 2.4 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। टोटल किया जाए तो पवन को 30 साल बाद 61 लाख प्लस 2.4 करोड़ इज इक्वल टू 3 करोड़ रुपए का रिटर्न मिला, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। और अब वहीं अगर अमित की बात करें, जिसने अपना सारा पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, उसके 36 लाख रुपए 30 साल बाद 15% के रिटर्न के हिसाब से 6 करोड़ रुपए हो गए। और इतने सालों की उसकी मेहनत और मार्केट की नॉलेज के कारण उसे तीनों दोस्तों में से सबसे ज्यादा रिटर्न मिला। और करंट टाइम में महंगाई से एडजस्ट करके भी देखा जाए तो उसके रिटर्न की वैल्यू लगभग 5 करोड़ रुपए होगी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट होता है। इस अमाउंट में से 1% रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकता है और अगर वो चाहे तो अपना खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे गगन, पवन और अमित तीनों ने ही सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था और वो भी सेम ईयर्स के लिए, लेकिन तीनों का ही इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग अलग होने के कारण तीनों को ही अलग अलग रिटर्न मिला।
गगन को रिटर्न के रूप में सेम अमाउंट मिला, पवन को 3 करोड़ का एक अच्छा रिटर्न मिला और वहीं अमित को 6 करोड़ का एक बेहतरीन रिटर्न मिला। और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ इस वजह से कि अमित को पता था व्हाट इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जिस प्रकार हम सभी स्कूल में जब पढ़ते थे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह हमेशा ही सिंपल इंटरेस्ट चूज करते थे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी था और कंपाउंड इंटरेस्ट टफ। यही कारण है हम सभी का माइंडसेट भी सिंपल इंटरेस्ट वाला हो गया है और हम इन्वेस्टमेंट भी वही करते हैं जहां से रिटर्न भी हमें सिंपल इंटरेस्ट वाला मिले। इसीलिए दोस्तों, इस सिंपल इंटरेस्ट वाले माइंडसेट को छोड़ना जरूरी है। अगर आप मार्केट के ऊपर रिसर्च करके अपने पैसों को काम पर लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप कंपाउंडिंग की मदद से एक अच्छा रिटर्न लेकर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्री में एक डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल और एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।